तो देखिए ये अगला रोग है एड्स। अब हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में। तो देखो एड्स बीमारी एक बहुत ही खतरनाक जानलेवा बीमारी है। एड्स बीमारी होने के बाद दुनिया का कोई भी डॉक्टर बचा नहीं सकता है, अंत में मरना ही है एड्स से। लेकिन हाँ, अगर जल्दी पता चल गया, किसी को अगर एड्स हो गया है और जल्दी स्टेज में पता चल गया तो उसकी वैलिडिटी थोड़ा सा और बढ़ सकती है। उस व्यक्ति की वैलिडिटी अर्थात उसको डॉक्टर इलाज के द्वारा, दवा के द्वारा कुछ और उसकी वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मरना तो है उसको एड्स से, ठीक तो होगा ही नहीं एड्स से। तो एड्स एक खतरनाक जानलेवा बीमारी है। देखिए एड्स अगर हम इंग्लिश में लिखें तो AIDS एड्स, इसका नाम है, पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखो ए से हो जाता है एक्वायर्ड, एक्वायर्ड और आई से होता है इम्यूनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड इम्यूनो, एक्वायर्ड इम्यूनो, और डी से डेफिशिएंसी, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एच से होता है सिंड्रोम। इसका नाम है, पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका पता चला, इस रोग के बारे में पता चला 1981 में। 1981 में इस रोग के बारे में पता चला और यह रोग पूरे विश्व में फैल चुका है। दुनिया के सभी देशों में यह बीमारी फैल चुका है और लगभग अभी तक लगभग 2,50,00,000 लोग इस बीमारी से मर चुके हैं। अभी तक लगभग 2,50,00,000 लोग इस बीमारी से मर चुके हैं एड्स से। तो 2 करोड़, कितने लोग? 2,50,00,000 इतने लोग लगभग इस बीमारी से अब तक मर चुके हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक जानलेवा बीमारी है और इसका जो कारण है वो HIV वायरस। देखो इसका कारण अर्थात रोगजनक, जिसके कारण होता है कोई रोग, वह उसका रोगजनक कहलाता है, या इंग्लिश में इसको पैथोजन कहते हैं। तो इसका रोगजनक है, एड्स का रोगजनक होता है HIV वायरस। देखिए यह एक वायरस है, HIV वायरस। HIV वायरस का पूरा नाम है, H का मतलब ह्यूमन, ह्यूमन यानी कि मनुष्य, ह्यूमन, और I से इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनो डेफिशिएंसी, यही चीज इम्यूनो डेफिशिएंसी, और V से होता है वायरस। तो इसका पूरा नाम हो गया ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो HIV वायरस के कारण होता है। और इस देखो यह जो वायरस है, इस वायरस का चित्र यहाँ पर दिया गया है। देखो एक ऐसा वायरस है जिसमें ये RNA होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। देखो इसीलिए इसको रेट्रो वायरस कहा जाता है, इसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, इसलिए इसको रेट्रो वायरस कहा जाता है। रेट्रो वायरस का मतलब होता है कि जिस वायरस में आनुवंशिक पदार्थ RNA होता है, ऐसे वायरस को रेट्रो वायरस कहा जाता है। तो HIV वायरस एक प्रकार का रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस किसे कहते हैं? जिस वायरस में RNA आनुवंशिक पदार्थ होता है उसको रेट्रो वायरस कहते हैं। देखो सामान्यतः क्या होता है कि जीवों में RNA भी होता है और DNA भी होता है, लेकिन वायरस में या तो RNA होगा या DNA होगा, आनुवंशिक पदार्थ। कभी भी एक साथ वायरस में RNA DNA नहीं होता है। कोई ऐसा वायरस नहीं है जिसमें RNA भी हो DNA भी हो। वायरस में या तो RNA होगा और या DNA होगा। और बड़े जीवों में अधिकांश सब क्या है, इसमें सब RNA भी है और DNA भी पाया जाता है। मनुष्य के अंदर, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इन सभी के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर RNA भी होता है, DNA भी होता है। लेकिन वायरस ऐसे होते हैं या तो RNA होगा या DNA होगा। अब वायरस के अंदर RNA होता है, इसका आनुवंशिक पदार्थ RNA होता है।
देखिए इसका संक्रमण कैसे होता है, मतलब ये कैसे फैलता है ये बीमारी, इसका संक्रमण। संक्रमण का मतलब होता है कि ये कैसे फैलता है। तो ये बीमारी खासकर ब्लड आधान, रक्त आधान, अर्थात किसी को खून की कमी है, अब इसको खून चढ़ाया जा रहा है। अब ऐसे व्यक्तियों का खून, ऐसे व्यक्ति का खून चढ़ा दिया जा रहा है किसी को कि जिसमें एड्स है। अगर एड्स की जांच नहीं की गई है और ऐसे ही किसी व्यक्ति का खून चढ़ा दिया जा रहा है, अगर उसमें एड्स के वायरस अर्थात HIV वायरस है, तो जिसको खून चढ़ाया जाएगा उस व्यक्ति को भी एड्स की बीमारी हो जाएगी। तो यह एक ऐसा रोग है जो कि ब्लड से ज़्यादा फैलता है। तो रक्त आधान संक्रमण में पहला नंबर हो गया रक्त आधान। रक्त आधान का मतलब है कि जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त चढ़ाया जाता है, खून चढ़ाया जाता है, तो इसको रक्त आधान कहते हैं। तो रक्त आधान के द्वारा फैल सकता है। और दूसरा नंबर है कि रेजर देखो सैलून पर दाढ़ी बनवाने कोई गए, अब दाढ़ी बनवाने सैलून पर तो बहुत से लोग जाते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति चला गया जिसके पास ये बीमारी है, तो दाढ़ी बनाते समय रेजर से कहीं कट गया, अब जब कट गया तो ब्लड उस रेजर में लग गया और दाढ़ी बनाने वाला क्या करता है कि उस पर पानी डाल दिया, और फिर भी अगर हल्का सा ऐसे पानी डाल दिए तो वो अच्छे से साफ नहीं किए, तो जो वायरस है HIV वायरस खून में रहते हैं और HIV वायरस उस रेजर पर लग गया। अब अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति दूसरा गया कोई दाढ़ी बनवाने, अब उसको भी बना रहा है, अब वो भी कट गया, तो उसकी वायरस इसके ब्लड में मिल गई। तो इस प्रकार से रेजर जो कि ऐसा रेजर जो कि संदूषित हो तो ऐसे रेजर से भी फैलता है। और कान छिदवाने, नाक छिदवाने, इससे भी फैलता है। देखो जो कान छेदने आते हैं ना गांव में, अब बहुत से लोगों का कान छेदते हैं। अब हो सकता है अगर किसी को एड्स है उसका भी कान छेद कर आया हो, तो उसमें ब्लड वगैरह थोड़ा सा लगा, पंछा टाइप कुछ भी, अगर कोई भी शरीर के अंदर का द्रव अगर लग गया तो वायरस उसमें रहते हैं, तो वो वायरस लग गया उसमें। अब किसी स्वस्थ व्यक्ति का कान छेदा तो उसके अंदर वायरस चला गया, तो इससे भी फैल सकता है। तो कान छिदाने से फैल सकता है, नाक छिदाने से फैल सकता है। और फिर अगर किसी स्त्री को है, किसी स्त्री को एड्स है, तो वो अगर किसी स्त्री को एड्स है तो मां से बच्चे में जा सकता है। प्लेसेंटा को पार करके ये वायरस, प्लेसेंटा का मतलब है कि शरीर में मां और बच्चे के बीच में जो जुड़ने का स्थान होता है वो प्लेसेंटा के द्वारा ही जुड़ता है। तो प्लेसेंटा को पार करते हुए मां से बच्चे में चला जाता है, तो इससे बच्चे में हो सकता है। और इसके बाद ये एक प्रकार का STD डिजीज है। देखो STD का मतलब है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा ये रोग फैलता है। तो ऐसे रोग जो कि यौन संबंधों के द्वारा फैले, ऐसे प्रकार के रोगों को STD डिजीज कहा जाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो यह एक प्रकार का STD डिजीज है। और देखो इसकी उष्मायन जो अवधि है ना, उष्मायन अवधि, एक होता है उष्मायन अवधि। उष्मायन अवधि का मतलब होता है कि जब वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो कब तक ये लक्षण शो करता है। तो 6 माह से लगभग 10 साल तक, अर्थात किसी के अंदर अगर HIV वायरस चला गया है तो तुरंत तो नहीं शो करेगा, हो सकता है कभी कभार 10 साल तक लग जाए। पूरे शरीर में वायरस को फैलने में लगभग 10 साल तक भी लग सकता है। तो तब उसके बाद लक्षण प्रदर्शित होगा, कमजोरी वगैरह बहुत प्रकार के जो लक्षण हैं वो सब दिखाई देगा। अब इसके बाद देखते हैं हम कि HIV का संक्रमण क्या है। देखिए अगर किसी को एड्स हुआ है तो उसका लक्षण जो है कमजोरी हो जाएगा, शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र, शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा। देखिए
प्रतिरक्षा तंत्र, सभी के अंदर ये होता है प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब है कि देखो दिन भर हम लोग कहीं भी किसी भी समाज में आते जाते रहते हैं, तो समाज में जब आते जाते हैं बाहर अनेक प्रकार के वायरस बैक्टीरिया होते हैं जो शरीर पर आक्रमण करते हैं। शरीर पर आक्रमण करते हैं, हमारे अंदर भी भोजन के द्वारा बहुत से वायरस बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, लेकिन हम हमेशा बीमार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र है, और वो प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है कि छोटे मोटे रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करता है। कोई वायरस बैक्टीरिया अंदर गया तो उसको मार देता है, तो हल्का फुल्का जो रोग होता है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र, तो प्रतिरक्षा तंत्र इसमें कमजोर हो जाता है। अगर किसी को एड्स हो गया है तो उसका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाने की वजह से जिसको एड्स हुआ है उसको अनेक प्रकार की बीमारी, अनेक प्रकार की वायरस वाले बीमारी, जो बीमारी अनेक वायरसों से होता है, बैक्टीरिया से होता है, कवक से होता है, छोटी मोटी बीमारी, सर्दी जुकाम, टाइफाइड, ये सब बीमारी आसानी से हो जाएगा और ठीक ही नहीं होगा जल्दी, क्योंकि उसका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो गया है। तो जब प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है तो छोटी मोटी बीमारियां भी, और धीरे धीरे कोई बड़ा बीमारी, अगर एक भी वायरस बैक्टीरिया कोई और बड़ा आ गया तो ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, टीबी का बैक्टीरिया आ गया तो वो भी अपना घर उसी ने बना लिया। तो एड्स को रोग नहीं, रोगों का घर कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो गया तो अनेक प्रकार के रोग उस व्यक्ति के शरीर में हो जाएंगे। तो इसीलिए एड्स बीमारी को रोगों का घर कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, जो कि आसानी से वातावरण से अनेक प्रकार के वायरस बैक्टीरिया को सब आक्रमण कर देते हैं और बीमारी, बहुत से प्रकार की बीमारी हो जाती है, ठीक है नहीं होती जल्दी। हल्का बीमारी रहेगा तो भी, सर्दी जुकाम रहेगा तो भी नहीं ठीक होगा। तो इसलिए ये एक बहुत ही खतरनाक जानलेवा बीमारी है। अगर जल्दी स्टेज में पता चल गया तो दवा के द्वारा डॉक्टर कुछ वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको ठीक तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब देखिए HIV वायरस शरीर पर आक्रमण कैसे करता है। तो HIV का आक्रमण देखिए, HIV का आक्रमण का इसी को कहते हैं संक्रमण। तो HIV का संक्रमण जो होता है शरीर में, जब शरीर में HIV का वायरस, जब शरीर में ये HIV का वायरस जब प्रवेश करता है तो देखो शरीर में हमारे प्रतिरक्षा तंत्र होता है जो कि रोगों से लड़ने का काम करता है। तो शरीर की कोशिकाओं में ही मैक्रोफेज की कोशिकाएं होती हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्रोफेज की कोशिकाएं होती हैं। ये मैक्रोफेज की कोशिकाओं के अंदर घुस जाता है। देखो मैक्रोफेज की कोशिकाओं का काम है कि जब बाहर से कोई रोग उत्पन्न करने वाला रोगाणु या जहरीला पदार्थ, कोई खराब पदार्थ आए कोशिका के पास, कोशिका में, तो वो उसको उसका भक्षण कर लेना, ये मैक्रोफेज का काम है, भक्षण करना। इसको भक्षकाणु भी कहते हैं, बृहद भक्षकाणु हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश वर्ड है मैक्रोफेज। तो रोगाणु का भक्षण करना ये मैक्रोफेज का काम है। लेकिन जब HIV वायरस अगर शरीर के अंदर कोशिकाओं में या ऊतक में प्रवेश किया तो ये मैक्रोफेज के अंदर, ये मान लो मैक्रोफेज की कोशिका है, मैक्रोफेज के अंदर ये वायरस चला गया और मैक्रोफेज के अंदर प्रवेश करने के बाद देखो इस वायरस में RNA होता है। अब RNA से रेप्लिकेशन प्रक्रिया के द्वारा, और एक एंजाइम होता है शरीर में ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो इसी के अंदर होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा, रेप्लिकेशन प्रक्रिया के द्वारा और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से यह जो कोशिका के अंदर, मैक्रोफेज के अंदर जो DNA था ना, इस DNA में अपना DNA जोड़ देता है। सबसे पहले ये अपना DNA बनाता है, RNA इसके अंदर होता है, लेकिन रेप्लिकेशन प्रक्रिया के द्वारा अपना DNA बनाता है, जिसको वायरल DNA कहते हैं। तो वायरस इसके अंदर घुसकर वायरल DNA का निर्माण करता है, अपना खुद का DNA बनाता है, और वो DNA इस के कोशिका के DNA में जोड़ देता है। देखिए कितना बड़ा काम करता है, ये हाईजैक कर लेता है पूरे कोशिका के सिस्टम को ही। हाईजैक यानी कि जिसे कहते हैं हैक कर लेते हैं ना, हैकर्स होते हैं, बड़े बड़े हैकर्स होते हैं जो पूरे बैंक को ही हैक कर लेते हैं। अब लड़का कोई बंबई है, वो अपने पिताजी के खाते में पैसा लगा रहा है, अगर कोई हैकर्स
उसके पिताजी के खाते को हैक कर लिया है, तो पैसा लगाएंगे अपने पिताजी के खाते में, लेकिन वो पैसा जाएगा हैकर्स के खाते में। तो इसी प्रकार ये वायरस होते हैं, ये वायरस के अंदर आरएनए होता है, लेकिन ये रेप्लिकेशन प्रक्रिया के द्वारा रेप्लिकेशन के द्वारा और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से ये अपने आरएनए से डीएनए बनाता है, और ये डीएनए इस कोशिका के जिस कोशिका में घुसा है उस कोशिका के डीएनए के साथ अपना डीएनए जोड़ देता है, और कोशिका हमारे लिए अच्छे पदार्थ का निर्माण करता है, अच्छे प्रोटीन का निर्माण करता है। लेकिन जब वायरस का डीएनए इस कोशिका के डीएनए में जुड़ता है तो ये कमांड देता है कि नहीं, अब तुम अपने लिए प्रोटीन नहीं, अब जैसा हम कहेंगे वैसा प्रोटीन तुम बनाओगे। तो ये पूरे मशीनरी सिस्टम को ही हाईजैक कर लेता है, और इस प्रकार से एक एचआईवी फैक्ट्री की तरह कार्य करता है। कोशिका में एचआईवी फैक्ट्री बन जाता है, और एचआईवी फैक्ट्री की तरह कार्य करता है, जिससे कि वायरल प्रोटीन का निर्माण, वायरल कण का निर्माण, बहुत से वायरस, एचआईवी वायरस का निर्माण, नए एचआईवी वायरस का निर्माण होता है। और वो सब एचआईवी वायरस हमारे शरीर में प्रतिरक्षा को मजबूत करने के लिए टी कोशिकाएं होती हैं, टी कोशिकाएं, तो टी कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं, और टी कोशिकाओं की संख्या लगातार शरीर में कम होती जाती है, और टी कोशिकाओं के कारण ही प्रतिरक्षा तंत्र हमारा मजबूत होता है। तो टी कोशिकाओं की संख्या जब कम होती जाएगी तो प्रतिरक्षा तंत्र बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा काम करता है। सबसे पहले मैक्रोफेज में अटैक करता है, अपने आरएनए से डीएनए बनाता है, और डीएनए को इस के सिस्टम में कोशिका के अंदर जो डीएनए है उसके डीएनए में जोड़ देता है अपना डीएनए, और अपने अनुसार काम कराता है कि जैसा ही कहता है, अर्थात वायरल प्रोटीन का निर्माण करता है, वायरल प्रोटीन का निर्माण करता है, और ये वायरल प्रोटीन फिर वायरस बनाते हैं, और वही वायरस मैच्योर होकर ये नए टी कोशिकाओं पर नए वायरस बनते हैं शरीर में, और नए वायरस बनने के बाद और नए टी कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं, और टी कोशिकाएं लगातार कम होती जाती हैं, तो जिससे कि प्रतिरक्षा तंत्र बिल्कुल बहुत कमजोर हो जाता है, और अनेक प्रकार के रोग, वायरस, बैक्टीरिया, कवक के रोगों का आक्रमण शरीर पर हो जाता है। हल्का फुल्का बीमारी भी कोई शरीर में आया तो तुरंत भी वो बीमारी हो गया और जल्दी ठीक नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये पूरा काम करता है ये एचआईवी वायरस। तो एचआईवी वायरस, अब देखिए इसके लिए क्या है कि जांच कैसे करते हैं, तो इसका परीक्षण, एचआईवी का परीक्षण, ये टेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, पूछा जाता है। तो एचआईवी को पता लगाने के लिए इलिसा टेस्ट करते हैं। इलिसा का पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। तो इलिसा का परीक्षण किया जाता है, इलिसा टेस्ट किया जाता है। इसको पता करने के लिए एचआईवी वायरस को इलिसा परीक्षण किया जाता है। तो इलिसा परीक्षण किसके लिए करते हैं? एचआईवी वायरस को, अर्थात एड्स बीमारी को पता करने के लिए। अब इसके बाद है कि इसका दवा क्या है, तो एंटी रिट्रोवायरल दवा। देखिए इसमें दवा क्या है, दवा एंटी रिट्रोवायरल, ये एंटी रिट्रोवायरल दवा, रिट्रोवायरस होता है, रिट्रोवायरस का मतलब है कि इसके अंदर आरएनए होता है। तो इसको, इस बीमारी को ठीक करने के लिए एंटी रिट्रोवायरल औषधि का उपयोग किया जाता है। लेकिन इस औषधि के उपयोग से जिसको एड्स हो गया है उसको एकदम से बचाया तो नहीं जा सकता है, लेकिन उसके जीवन काल को कुछ और बढ़ाया जा सकता है। वो कुछ और समय तक व्यक्ति जीवित रह सकता है, लेकिन जीवित रह सकता है कुछ और समय तक, लेकिन बचा तो बिल्कुल नहीं जा सकता है, इसको ठीक बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो और अब इसकी देखो रोकथाम क्या करें कि बीमारी ना हो। तो देखो पूरे देश में सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और इसके प्रति जागरूक सभी को किया जाता है। WHO के द्वारा अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं और ऐसे खतरनाक रोगों से बचने के लिए जागरूक किया जाता है। अनेक प्रकार के एनजीओ हैं जो कि
इसके प्रति जागरूकता कार्य करते हैं, लोगों को बताते हैं इस बीमारी के बारे में, सावधानी रखनी चाहिए। तो सावधानी ही इससे बचने का एक उपाय है। और अनेक प्रकार के, देखो एक है NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यह एक संगठन है और इसके द्वारा भी जगह जगह कार्यक्रम होते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है, बताया जाता है कि किस प्रकार से ये रोग कितना खतरनाक है, कैसे इससे बच सकते हैं। तो ये सब बचने के लिए इसके उपाय है कि सुरक्षित आप तभी हो सकते हैं जब जागरूक रहेंगे। तो इस रोगों से बचना एकमात्र उपाय है कि जागरूक। तो जागरूक रहना चाहिए, अर्थात ये रोग फैलता कैसे है, दाढ़ी बनवाने कोई गए वहाँ फैल सकता है, कान छिदवाने से फैल सकता है, एसटीडी डिजीज है अर्थात यौन संपर्क से फैल सकता है, तो रुधिर आधार से फैल सकता है। तो जैसे जैसे फैल सकता है वहाँ बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए ताकि इस रोग से बचा जा सके।